मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने इसके प्रीवियस जो सेक्शन था उसमें ये पढ़ा था कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। अब इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। तो आपने जनरली देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन पे जो हमारा लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्लास 7th में कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको बर्न करने पर क्या होता है, एक उस पर लेयर आ जाती है। तो वो सब क्या होता है, वो जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है, मतलब उस पर मेटल का ऑक्साइड की लेयरिंग आ जाती है। जैसे कि बात करें कि जो आयरन की रस्टिंग की बात हो रही है, तो आयरन मतलब आयरन आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe प्लस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन का होता है O2, और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि हवा में जो हमारी एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है थोड़ा थोड़ा, तो वाटर भी हो जाता है। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, हमारा FeOH का होल थ्राइस। FeOH का होल थ्राइस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये FeOH का होल थ्राइस होता क्या है। Fe मतलब आयरन, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक जो हमारा रहता है कि आयरन अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म ही क्या होता है, आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। इसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, और जो ऑक्सीजन होती है उसको O2 बोलते हैं। इसको जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की जब हम बर्न करेंगे, जब हम उसको किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एयर होनी चाहिए। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, कि जब कोई कॉपर का जो बर्तन होता है उसको आप मॉइस्ट एयर रख दो, नमी में रख दो बहुत टाइम के लिए, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो जब हम कॉपर को रख देंगे, कॉपर के किसी बर्तन को रख देंगे, कॉपर मतलब Cu, उसके बाद मॉइस्चर मतलब H2O, और जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर रहती है, ऑक्सीजन रहती है, उसके साथ ये कॉपर रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। उस ग्रीन कलर की कोटिंग किस चीज का मिक्सचर है, वो है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड होती है CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रीन कलर की लेयर बना देते हैं कॉपर के ऊपर। Now recall the activity of burning magnesium. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो मैग्नीशियम हमने बर्न किया था, जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो उसमें जो राख निकलेगी, तो जो राख होती है उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो राख एसिडिक है या बेसिक है, मतलब वो एसिड है या बेस है। तो उसको जब हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, कि हमारा जो लाल कलर का लिटमस रहता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। आपने लिटमस पेपर में पढ़ा होगा कि जब लाल लिटमस नीले लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमारा सॉल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है, जो भी सब्सटेंस रहता है वो कैसा रहता है, बेसिक रहता है। तो हमारा जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है ये कैसा हो गया, हमारा बेसिक नेचर का हो गया, मतलब ये बेस हो गया। ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये क्या था, मेटल था, तो ये मेटल का ऑक्साइड बना था।
तो हम जनरली बोल सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं, मतलब मेटल से बने हुए ऑक्साइड रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? बेसिक रहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि एक एक्टिविटी आपको दी हुई है 4.4। इसमें क्या है, एक सल्फर सल्फर जो होता है हमारा, सल्फर होता है नॉन मेटल। सल्फर को आप एक स्पून में गर्म करेंगे और उसमें आपको दिया हो गया है, एक क्या दिया है, एक जार दिया हुआ, उसमें से जो दो गैस निकलेगी सल्फर को गर्म करने पर, उसको एक जार में डाल देंगे। फिर उस जार को कवर कर देंगे। उस जार में थोड़ा सा हम पानी की बूंदें डालेंगे और उस जार को सेक कर देंगे। इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है जार के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, वो होगी हमारा जो सल्फर सल्फर को अपन ने बर्न किया, तो सल्फर को बर्न किया मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिल गई होगी, तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपको एक पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी हमने क्या बताया, जार में जो सल्फर का धुआं है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। और हमने उसमें वाटर डाल दिया, थोड़ी सी बूंदे पानी की डाल दी। तो जब पानी की बूंदे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, तो सल्फ्यूरस एसिड को जब हम चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एसिडिक है, फिर भी एसिड क्या करता है, यहाँ बेस क्या कर रहा था, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था। तो हमारा जो एसिड है सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। मतलब जो लिटमस पेपर आता है उसको ये क्या कर देगा, अगर ब्लू होगा तो उसको रेड में चेंज कर देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा है, एसिडिक है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये था मेटल का ऑक्साइड, ये था नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, और नॉन मेटल को करा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब हम जो अपना दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल और नॉन मेटल किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। जो हमारा सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। जब ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट निकलती है, वो जलता है, और इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मेटल होता है जो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सोडियम होता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर रख देंगे तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ या फिर वाटर के साथ ये वाइगोरसली मतलब बहुत खतरनाक रूप से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो आपको 4.5 एक्टिविटी में यही बताया गया है कि एक जो सोडियम था उसका इन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो उस जो एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइगोरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट सो। लेकिन कुछ अदर मेटल रहते हैं वो ऐसा नहीं करते, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। मतलब जो आयरन रहता है वो वाटर के साथ धीमे धीमे रिएक्ट करता है लेकिन धीमे धीमे रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब यहाँ पे बात आती है मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन नॉन मेटल की इन्होंने बोल दिया कि वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। तो नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, इसने बोल दिया कि ये क्या करता है, ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जब ये वाटर के साथ जब रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम वाटर में कैप्ट कर देंगे। मतलब वाटर में नॉन मेटल को हम रख सकते हैं। मेटल को, सोडियम को किस में रख रहे थे, केरोसिन में रख रहे थे। तो नॉन मेटल को हम किस में रखेंगे, हमारे वाटर में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड इन एयर। जो हमारा फॉस्फोरस रहता है वो एक क्या है, नॉन मेटल है, और बहुत जल्दी एयर में एक्सपोज
होने पर ये फायर को कैच कर लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है, जब वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। कि जो फॉस्फोरस रहता है उसको रिएक्ट करने से बचाना है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो हम इसको क्या रखते हैं, वाटर में रख देते हैं। अब बात होती है जो हमारा अगला है, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, अब हम बात करेंगे कि एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। तो let us see how metals and non-metals react with acid. You must have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो आप क्या नोटिस करोगे, आपको एक्टिविटी 4.6 है, इसमें क्या करना है, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको कुछ मेटल्स लेने हैं, कुछ नॉन मेटल लेने हैं। आपको क्या करना है, रिएक्शन करानी है कुछ मेटल और नॉन मेटल की, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी आप एसिड ले लो इन दोनों में से, उनके साथ आप रिएक्शन कराओगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल मतलब जैसे चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, जो आपको नीचे टेबल दी है उसमें लिखा है, तो ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो मेटल होते हैं रिएक्ट करते हैं और एक गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो गैस क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब उसको हम जलाते हैं, मतलब उसके पास हम अगर फायर को ले जाते हैं, आग को ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक पॉप साउंड जनरेट होता है। वो पॉप साउंड हमें बताता है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन गैस को बर्न करने पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. तो कॉपर का आपको एक एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है, उसमें बोला है कि जो कॉपर हमारा होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एसिड खत्म हुआ। तो एसिड में हमें क्या पता चला कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है कि उसको बर्न करने पे हमें पॉप साउंड मिलेगा। अब हम देखते हैं, एसिड हो गया, अब हमारा जो रह गया वो है बेस। कि जो हम बेस के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आपको इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट 5 ml ऑफ वाटर, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। तो हमें क्या करना है, जो एल्यूमिनियम का क्या कराना है, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसके रिएक्शन कराना है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो उसके साथ हमें करानी है। What does the pop sound indicate? तो इसमें भी एक गैस निकलती है, और वो गैस में जो पॉप साउंड आता है वो हमें क्या बताता है, अभी आपको क्या बताया हमने, जो पॉप साउंड आता है वो बताता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। As before, the pop sound indicates that the presence of hydrogen, metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. तो इस एक्टिविटी में भी जो कॉपर है, जो हमारा एल्यूमिनियम है, सॉरी, जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारी नॉन मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। 1 मिनट पॉज देंगे आपको, इसके बाद हम बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट के नाम से आपको पता चल रहा है किसी चीज को डिस्प्लेस करना। जैसे कि आपको एक्टिविटी 4.1 में दिया गया है, आपको 5 व्हीकल्स लेने हैं
और 5 बीकर्स में, और 5 बीकर्स के सामने बीकर ए में ये कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनुअल लेना है, ऐसे ही बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल लेना है, ऐसे ही पांचों में कुछ ना कुछ लेना है। और उन बीकर्स को आपको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो पहले बीकर की बात करें, बीकर ए में जो हमने लिया था कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल। कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल जब हम लेंगे तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे आपस में, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, ये जिंक क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा इसकी प्लेस से और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बोल दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जब ये करेगा जिंक कॉपर को डिस्प्लेस, तो जो हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और जो कॉपर है ये रेड कलर में बदल जाएगा, यहाँ पे ये रेड कलर का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ब्लू, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर रेड हो गया है यहाँ पे। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able। तो हम beaker C की बात करते हैं, beaker C में क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग है, मतलब इसका उल्टा है। यहाँ पे जिंक सल्फेट है प्लस क्या है, कॉपर टर्निंग। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे इसमें क्या होगा, इसमें नो रिएक्शन होगी। नो रिएक्शन क्यों होगी, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका जो कॉपर है ये जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर रहा। तो कुछ हमारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिविटी की, उनकी जो रिएक्टिविटी रहती है उनके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो ये कॉपर को हटा देगा। लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फेट पहले से ही है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो यहाँ क्या करेगा, कॉपर इसको हटा नहीं पाएगा इसकी प्लेस से। तो ये क्या होता है, ऐसे होती है डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। इसके बाद पढ़ने हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं। नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी ब्रीथिंग में यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारी ब्रीथिंग में यूज होते हैं, तो ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल को फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो हमारा क्लोरीन रहता है नॉन मेटल, वो क्या होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। और नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें भी नॉन मेटल यूज होता है, जो हमारे बाउंड्स मतलब घाव पे लगाई जाती है, जिसका यूज होता है एंटीसेप्टिक का काम करता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पटाखों में भी यूज होते हैं। तो ये हो गए 5 यूजेस आपके नॉन मेटल्स के। मेटल्स के यूज आपको पता है, मेटल्स का यूज होता है मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, मतलब बड़े बड़े जो हमारे वाहन होते हैं वो बनते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, और वाटर बॉयलर्स होते हैं। तो ये सब क्या है, मेटल के बनते हैं। और नॉन मेटल के जो आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं 51 पेज नंबर पे, वो नॉन मेटल के यूजेस हैं। तो आपको यहाँ पे बता दिया कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, पूरा चैप्टर डिस्क्राइब कर दिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको वीडियो के साथ ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, और जो भी आपको डाउट रहेगा आप डाउट डिस्कशन में क्वेश्चन अपने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।